नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील टॉपिक की, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी संवेदनशीलता के साथ भी सुनिएगा। मामला है लोन की रिकवरी का, लोन वसूली का, कर्ज वसूली का। आपने घटना अखबारों में पढ़ी, देखी और सुनी होगी कि एक महिला के ऊपर एक रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे महिला की मौत हो गई और उसके बाद अब उस कंपनी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर रोक लगा दी है आरबीआई ने किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी करने के ऊपर। और यही एक बड़ा ट्रिगर बना है कि क्या थर्ड पार्टी एजेंट से रिकवरी कराना जरूरी है या किसी भी एजेंट से कराइए, लेकिन क्या बात वहां तक जाएगी कि आप किसी की जान ले लेंगे रिकवरी के नाम पे? ये कोई नई बात नहीं है। हम पिछले कई सालों से रिकवरी एजेंट्स की एक से एक करतूतें सुनते रहे हैं, लेकिन अब तो किसी की जान ही चली गई है। उसी महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, जिसकी जान उस रिकवरी एजेंट ने ले ली। ट्रैक्टर की वसूली करने गए थे, ट्रैक्टर जबरन जब्त करने की कोशिश की और उसमें महिला की जान गई। चलिए बातचीत करें, उससे पहले थोड़ा सा समझ लें कि हुआ और क्या क्या है, क्या एक्शन पॉइंट्स है इस पूरी खबर के अंदर। तो आरबीआई ने फिलहाल क्या किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है कि उनकी रिकवरी आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दिया। आप थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी नहीं करेंगे। लोन रिकवरी में वसूली एजेंट को बैन कर दिया है। कहा है अपने लोगों से रिकवरी करवाओ, अगले आदेश तक ये रोक लगी रहेगी। बहुत कड़ी फटकार भी लगाई है कंपनी को और अपने स्टाफ से करवाए लोगों की रिकवरी, ये कहा है। एजेंट मत लाओ, थर्ड पार्टी मत लाओ। यहां पर हुआ क्या था वो भी देख लीजिए। वसूली के दौरान, अच्छा ये महिला प्रेग्नेंट भी थी, ये और खराब बात हो जाती। इनकी मौत हुई, इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा। आरोप है कि रिकवरी एजेंट ने ये कारनामा किया। हजारीबाग झारखंड, 15 सितंबर की घटना, जैसा मैंने कहा काफी चर्चित रही, अखबारों में, पेपर्स में, टीवी पे भी आई थी। रिकवरी एजेंट ने महिला पर, जो कि प्रेग्नेंट थी, उस पर लोन वसूली के लिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। और इस महिला ने लोन नहीं लिया था, इसके पिता ने, दिव्यांग पिता ने लोन लिया था ट्रैक्टर के लिए, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने दिया था। जो भी रहा हो कि वो नहीं वक्त पर पैसे चुका पाए, लेकिन जब रिकवरी एजेंट पहुंचा, थर्ड पार्टी से था, उसने रिकवरी के नाम पर बदसलूकी की और ट्रैक्टर रिकवर करते करते कुछ ऐसी घटना घटी कि महिला के ऊपर वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, प्रेग्नेंट महिला, जिससे उसकी मौत हो गई। खैर, ये दुखद घटना है, लेकिन अब ये बहुत सारे सबक सिखाकर जाने वाली घटना है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर के टक्कर, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के सीईओ सुगंध सक्सेना और कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का। टक्कर साहब, बहुत अफसोसजनक घटना है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो कंपनी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने घटना पे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स गिनाए कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ ये काम नहीं करेंगे तो उनकी रिकवरी में उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब क्या बिजनेस बड़ा है या ये संवेदनशीलता बड़ी है, इंसान बड़ा है? क्या लोन रिकवरी के लिए कंपनियां कहीं तक भी जाएंगी, किसी भी स्तर तक गिरेंगी? देखिए, ये जो लोन रिकवरी है, ये एक प्रोसेस तो है ही। जब आप लोन देते हैं तो उसे रिकवरी भी करनी होती है, और स्पेशली जब ये आउटसोर्सिंग का ये काम शुरू हुआ, ये करीब मेरे ख्याल 2006-7 में बैंकों और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बाहर से आउटसोर्सिंग शुरू किया था। तो उस टाइम भी कुछ एक दो घटनाएं हुई थी और हमारे कुछ कोर्ट्स ने भी उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां दी थी। इसके बाद 2008 में रिजर्व बैंक ने काफी एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस इशू की थी रिगार्डिंग ये रिकवरी एजेंट को रिक्रूट करने के लिए, और उसमें काफी सेफगार्ड्स बिल्ड किए गए थे जो उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा गया था। और क्योंकि जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन की ही रहेगी, चाहे वो बैंक है, एनबीएफसी है या जो भी फाइनेंस कंपनी है, तो उसमें काफी सेफगार्ड्स रखे गए हैं। लेकिन फाइनली बात यही आ जाती है कि जो हमारे रिकवरी एजेंट हैं, जो कि थर्ड पार्टी है बेसिकली, वो कैसा जरिया अपनाते हैं रिकवरी करने में, उन पे क्या, जो कंपनी उनको एंगेज कर रही है उस पे उनके क्या कंट्रोल है। वो जो उनको रिकवरी एजेंट कंपनी को एंगेज किया जाना होता है, वो एक बात अलग होती है कि उसका आपने ड्यू डिलिजेंस करना है, जो भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के लिए। उसके बाद जबकि एक ये भी कहा गया है गाइडलाइंस में, कोई भी रिकवरी एजेंट है उसको एक 100 घंटे का कोर्स करना होता है
जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस को जिम्मेदारी दी गई थी, और बैंकों को भी बोला गया था कि वो अपने जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है उनको यूटिलाइज करे कि सभी रिकवरी एजेंट को ये कोर्स भी करना है। इसके बावजूद भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए, कई बारी हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी टिप्पणियां की कि जो ये रिकवरी एजेंट हैं वो प्रॉपर रिकोर्स नहीं अपना रहे। तो और उसने ये भी कहा गया, जहां पर चाहे जब आपने स्पेशली जब असेट का रीपोजेशन लेना होता है, उसके अंदर भी जो जस्टिस लिया जाए उस पर कोई भी ऐसे फोर्सेबल तरीका नहीं अपनाया जाए। जी, लेकिन टक्कर साहब ये सब होता है नहीं, यही दिक्कत है। काफी समय से इस पे लंबी बातचीत हो रही है। मैं सुगंध के पास जा रहा हूं। सुगंध, दो चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे टक्कर साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोन दिया है तो रिकवरी का एक सिस्टम तो रखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी का सिस्टम लोन देते वक्त ही शुरू हो जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये कहने में मुझे यहाँ ना कोई हिचक है ना कोई संकोच है, शायद ये फैक्चुअली भी बातें सही होंगी कि बैंक जब लोन देना होता है ना तो ड्यू डिलीजेंस के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो लोन बांट दें, लोगों को लोन चिपका दें। मैं ये वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। और आपको पता होता है बहुत सारे लोग शायद नहीं चुका पाएंगे, बावजूद उसके उनको लोन दे दिया जाता है, और फिर जब रिकवरी की बात आती है तो उसके लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जाता है। क्या ये लोन देते वक्त ही शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए कि इसको आप रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं? बिल्कुल विपिन, आई थिंक आपने बिल्कुल कोर इशू को पकड़ा है, क्योंकि रिकवरी तो बहुत लास्ट स्टेप है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में पहुंच गए कि कस्टमर के पास लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं, अपने सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट कर लिए और हम रिकवरी कर ले। बट ये जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, वहां से स्टार्ट होता है कि जब हम कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं और उसको जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, क्या वो उसके लिए सूटेबल है, लायक है, और वो उस कस्टमर के लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। अगर वहीं पे बिगनिंग में ही हमने वो स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की है तो ये फॉल आउट होगा। और इसमें दोनों ही तरह से आई वुड से कि डिमांड और सप्लाई दोनों की इशू है। कस्टमर की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोन को आप कैजुअली मत लीजिए। लोन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है जिसको आपको आगे चल के 1 साल 2 साल 3 साल निभाना है, तो आपको बहुत केयरफुली कंसिडर करना है कि ये लोन मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं। दूसरी तरफ लेंडर की भी ये जिम्मेदारी है, जो कि एक अंडर राइटिंग का पार्ट होना चाहिए, कि ये मैं जो ऑफर कर रहा हूँ कस्टमर को वो सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर वहां पे हम इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कि सीएमडी सर ने बोला कि प्रोसेसेस बहुत सारे, आई थिंक रेगुलेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। आरबीआई ने 2008 से वो रेगुलेशन ले आउट करी है, स्टार्टिंग विद किस तरह से सिलेक्शन होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, और अभी रिसेंटली उन्होंने इसको अपडेट भी किया। बट इतना माइक्रो मैनेजमेंट रिकवरी में रेगुलेशन के फॉर्म में नहीं हो सकता। हर सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है कि कस्टमर के सर्कमस्टांसेस में लोन को डिफॉल्ट कर पा रहे हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी लेंडर को डिसीजन लेना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिविल सोसाइटी देयर इज नो रीजन कि कोई भी लेंडर जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इट्स अ वेकअप कॉल कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब रिकवरी के लिए आप इस तरह से नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी में इस तरह के अब्यूज का कोई जगह नहीं है, और एज अ कॉर्पोरेट यही विडंबना भी है और यही दुर्भाग्य भी है। सुगंध जी, बिजॉन मिश्रा साहब, आप तो पहले भी कई बार हमने आपसे इस मुद्दे पे बातचीत की, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये कई सालों से चलता चला आ रहा है। अभी टक्कर सर बता रहे थे कि एक बाकायदा प्रोसेस है, बाकायदा इवन एक कोर्स तक डिजाइन है जो करवाने का सजेशन रहता है कि आपके रिकवरी एजेंट ये कोर्स करे, लेकिन अमूमन कई बार रिकवरी एजेंट्स का बिहेवियर किसी गुंडे से कम नहीं होता। एब्सोल्युटली, विपिन भाई, आपको भी याद होगा, आप रिकॉल भी किए कि ये सारे गाइडलाइंस जो ये बना क्योंकि इस ढंग के मतलब व्यवहार किया जाता था उपभोक्ताओं पे कि उनको जबरन उनसे रिकवरी किया जाता था, और जब उन लोग एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं उस समय जाकर उनके ऊपर जबरदस्ती किया जाता था विदाउट एनी प्रॉपर काउंसलिंग। यू सी, गाइडलाइन बहुत क्लियरली कहता है कि आप जब कभी भी रिकवरी स्टेज पे आते हो एंड यू आर सपोज टू टेक बैक द एसेट जो मॉर्गेज है, देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस, देयर इज अ ड्यू प्रोसेस। उस प्रोसेस में बहुत क्लियरली कहा गया है कि आपको काउंसिल करना होगा। यू हैव टू काउंसिल द पर्सन एंड अंडरस्टैंड कि कैसे हम जो डेट रिडन कंज्यूमर है उनके पास से कैसे हम
आसान तरीके से रिकवर कर सकेंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा। यू सी, आप जबरदस्ती, क्योंकि क्या होता है, हमने जो मतलब स्टडी किए हैं कि आप कंज्यूमर से हाई इंटरेस्ट केवल नहीं, आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पेनल्टीज कई इंपोज कर देते हो। और हम देखे हैं कि बड़े बड़े जो कर्जदार होते हैं उनके साथ तो आप नेगोशिएट कर लेते हो और माफ कर देते हो उनका कई अमाउंट्स जो उनके ऊपर ड्यू है। लेकिन जो छोटे मतलब बोरोवर्स हैं, जैसे ये किसान भाई लिए थे अपना ट्रैक्टर के लिए और उसके बच्चों को मतलब वो एसेट वो लायबिलिटी को कंटिन्यू करना पड़ गया, आपको उनके साथ बैठकर समझना होगा कि वो किस ढंग से उसको क्लोज करना चाहते हैं, क्या उपाय हो सकता है, आज का उनका क्या आमदनी है, किस ढंग से उस आमदनी से वो बचाकर इसको क्लोज कर सकता है, और किस ढंग से बैंक भी एक मतलब सिंपैथेटिक लुक लेकर जैसे बड़े बड़े कर्जदार को माफ कर देते हैं जी। तो इनको क्यों नहीं इस ढंग का वातावरण बने जिससे उनका लोन क्लोजर हो जाए और उनके ऊपर जबरदस्ती जाकर गुंडागर्दी ना करना पड़े। ठीक। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब कोर्स चलाते हैं, हम आपको कह रहे हैं, हम जानते हैं ये केवल कहने के लिए कोर्स चलाते हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं दिलाते हैं लोगों को जी। और उनको सर्टिफिकेट फर्जी रूप से दे दिया जाता है कि वो क्वालिफाइड है एज ए रिकवरर, बट वो क्वालिफाइड नहीं है और इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। टक्कर साहब, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठेंगे और दोनों पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा। पहला सवाल तो ये कि अभी बात हुई सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के थर्ड पार्टी वसूली पर या रिकवरी पर, उस पर घटना के चलते बैन लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि ये थर्ड पार्टी वसूली का सिस्टम आपको हर संस्था से हटा देना चाहिए? और नंबर दो, जब ये इतना संवेदनशील मुद्दा है तो क्या बैंक अपना स्टाफ नहीं रख सकता? क्या ये फाइनेंशियली इतना बड़ा बोझ है कि आपको थर्ड पार्टी पर ही जाना पड़ेगा? बैंक इस चीज को अपने अंडर, अपनी निगरानी में, खुद की कंपनी में अपना एक स्टाफ नहीं बना सकता? देखिए, ये जो पहला आपने मुद्दा उठाया कि वेदर की थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग होनी चाहिए भी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली रिकवरी के लिए, ये देखिए अब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अब जो बैंक है, बैंक तो फिर भी हम कह सकते हैं उनकी काफी शाखाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं और उनके पास स्टाफ भी, मैं ये तो कहूँगा कि अधिक है, लेकिन एटलीस्ट हर जगह स्टाफ है अवेलेबल जिनको यूटिलाइज किया भी जाता है। और अगर आप देखेंगे तो शायद बैंकों में रिकवरी एजेंट ऑल्दो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्तर पे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे कि जैसे कि बाकी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अब ये मुद्दा आता है कि रिकवरी के लिए हम इनका एजेंट का इस्तेमाल करें या ना करें। मैं ये नहीं समझता कि इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो अपना स्टाफ रख सके, और स्पेशली जहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ जाना आना जाना ये कई इशू होते हैं, और रिकवरी एजेंट्स नॉर्मली वो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो इसलिए उनका जरा इंटरेक्शन अच्छा होता है। जैसे मिश्रा जी ने बोला, इस टाइम चाहिए ये कि जो ये रिकवरी एजेंट्स के जो स्टाफ है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर देना बहुत जरूरी है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा इस बात पे ये नहीं दूसरे से थोड़ा डिफर करूंगा कि क्योंकि जो ये इनसे कोर्स किया जाता है, वो कोर्स ऑब्वियसली उसमें भी ये सॉफ्ट स्किल भी बताए जाते हैं, बट परहैप्स कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है शायद उसको, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, तो सुगंध जी 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 सर। और रहा दूसरा मुद्दा कि बैंक अपने बैंक एम्प्लॉयज को भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं बैंक ने टोटली छोड़ा हुआ है रिकवरी एजेंट्स के ऊपर, लेकिन वो एक बेसिकली सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जहां उनको लगता है कि हमारे पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं। ठीक है सुगंध जी, क्या एक ये अंडरलाइन चीज है कि आपको पैसे की रिकवरी कभी भी सॉफ्ट स्किल से नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक थीम है जो आप हमेशा देख सकते हैं, और चूंकि आप तो फिनटेक्स से भी जुड़ी हुई हैं, वहां तो मामला इतना गंदा हो गया पिछले दिनों, कई लोगों का आपने किस्से सुने और पढ़े होंगे, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई, उनके साथ मतलब उनके फोटो को मॉर्फ करके घुमा गया। ये तो चलिए ये कि जबरन वसूली, लेकिन आप किसी की इज्जत
उतार दें भरे बाजार, उसके फोटो सर्कुलेट कर दें, मॉर्फिंग कर दें, आदमी को आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। इसका यह मतलब है कि रिकवरी को आप एक ही मानते हैं कि या तो आदमी को शर्मिंदा करो या फिर उसको डराओ धमकाओ तो ही वो पैसे देगा। यही तरीका है, ये बैंक को भी समझता है यही, और जो कंपनी है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको भी लगता है कि तरीका तो यही है। नहीं, ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। और आई थिंक जो पिछले एपिसोड्स आए हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी इलीगल चाइनीज ऐप थी जिनके चलते ये सब कुछ हुआ। तो अब इसको जनरलाइज करना गलत होगा, जैसे कि सर ने भी बोला, दोनों लोगों ने, कि एक फिनटेक कंपनी। सुगंधा जी, इसमें प्रश्न ये उठता है, वो ऐप बन जाते हैं, उनसे लोन बढ़ जाते हैं, उनसे रिकवरी के इतने भद्दे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये चीज हो ही ना? ठीक है, अब आरबीआई उस पर बहुत कुछ एक्शन ले रहा है, लेकिन वहां तक नौबत ही कैसे पहुंची? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हर कंपनी में बहुत सारी चीजें रिकवरी इंटरनल प्रोसेस से होती है, पूरा एनालिसिस होता है। फिनटेक कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत सारा डेटा को यूज करके वो देखती है कि किस कस्टमर को किस बकेट में हमने डाला। जहां पे कस्टमर का जेन्युइन इश्यू होता है, ऑब्वियसली कस्टमर के साथ पेशेंटली उन कस्टमर्स को डील किया जाता है। इंटेंट को हम देखते हैं कि क्या कस्टमर डेटा को यूज करके वो सिर्फ बहाने बना रहे हैं या वहां पे कोई जेन्युइन इश्यू है। और बहुत सारे सॉफ्ट प्रोसेस यूज किए जाते हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में जहाँ पे छोटा लोन है, किसी भी कंपनी के लिए भी बहुत कॉस्टली अफेयर होता है कि उनको फिजिकली जाके कस्टमर को रीच करना, रिकवरी एजेंट को देना। कोई भी जो रिस्पेक्टेबल कंपनी है, रेगुलेटेड स्पेस में काम करती है, वो उस तरफ नहीं जाना चाहती है। बट इवेंचुअली होता क्या है कि आप एक सेंट्रलाइज वे में काम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप हजारों जगह पे लोन बांट रहे हैं, तो ये फीजिबल नहीं है कि कोई कंपनी हर जगह पे अपने स्टाफ को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करे। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरह से करना है, क्योंकि हम ऐसी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते कि आपने रिकवरी के पूरे आउटसोर्सिंग को हटा दिया तो इसका मतलब है कि हम वहां पे लोन ही नहीं दे पाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से ये तो बहुत गलत तरीका होगा। आई थिंक आइडिया यही है कि रिकवरी एजेंट्स को हम कैसे और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस तरह के एपिसोड के बेसिस पे वो एक्शन लेना है। बट आई थिंक ओवरऑल सारी कंपनीज में इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा उस मुद्दे के बाद कि हम ये कंप्लीट नो गो है, आप किसी को भी अब्यूज नहीं कर सकते। और आप देखिएगा पिछले कुछ सालों में, आपने फिनटेक एग्जांपल लिया, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत लोगों ने इन चीजों को स्ट्रीमलाइन किया है, उसको रिस्पेक्टेबल बनाया, बहुत सिस्टम लेवल पे एसओपीज होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी के साथ, जिसके अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया होती है। और आई एम श्योर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में इस तरह की घटनाएं आती हैं। इस तरह की एक भी घटना पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करती है और रूल्स एंड रेगुलेशन पर भी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और थोड़ी चर्चा को इस तरफ ले जाएंगे कि क्या मौजूदा जो प्रावधान है, मौजूदा जो नियम कानून है, वो पर्याप्त है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? उनमें थोड़ी और कड़ाई लाने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ तो जहां भारतीय यूपीआई का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन उसी देश में अगर ऐसी घटनाएं हों हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो हमारी नाक भी नीची करती है। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। ठेके पर वसूली नहीं चलेगी, ताजा घटना। आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस पर रोक लगाई है कि आप थर्ड पार्टी से लोन रिकवरी नहीं करा सकते। घटना इसी महीने की है जब एक महिला की मौत हो गई। एक ट्रैक्टर लोन की रिकवरी के लिए पहुंचे एजेंट ने उसी महिला, गर्भवती महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और अब ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है और इस पर गंभीर चर्चा की जरूरत भी है। आरबीआई ने एक एक्शन लिया है, लेकिन क्या और एक्शन की जरूरत है और क्या मौजूदा कानून इसके लिए पर्याप्त है, मौजूदा नियम इसके लिए काफी है, कुछ और भी करना होगा? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बिजौल साहब, तो क्या जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें तमाम बातें हमें टक्कर साहब ने भी बताई, आपने भी उसका जिक्र किया, क्या यहां से थोड़ा सा इस चीज को और संवेदनशीलता बरतते हुए थोड़े ये नियम्स को और स्ट्रिंजेंट या और कड़े करने चाहिए? थोड़ी लायबिलिटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे और बढ़ानी चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? एब्सोल्युटली, यू सी, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि रिकवरी को लेकर जब लोन्स देते हैं उसी समय उसको इंश्योरेंस कवर के तहत लाने चाहिए, ताकि यदि कोई किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं तो उनका जो ईएमआई बना रहा उसमें इस ढंग का एक कॉस्ट फैक्टर ले आया जाए जिसपे दैट इंश्योरेंस कवर बिकम्स मैंडेटरी फॉर द बैंक टू टेक दैट कवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, ताकि कंज्यूमर का यदि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ जाए
तो उनको मतलब पीड़ित ना होना पड़े, उनको चिंतित ना होना पड़े, उनके ऊपर एंग्जाइटी ना आए, ये करना बहुत जरूरी है। और कई लोग इंडिविजुअली लेते हैं इसको, जब वो लोन लेते हैं, और कई बैंक इसको इंसिस्ट भी करते हैं। इसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया जाए? दैट इज फर्स्ट माय प्रपोजल। सेकंड प्रपोजल इज हर एक रिकवरी एजेंट की क्वालिफिकेशन रिकवरी के लिए सही ढंग से होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, इवन दो माय सीएमडी फ्रेंड कहते हैं कि वो ठीक से करते हैं उस कार्यक्रम को, लेकिन इसलिए वो कर रहे हैं उस एजुकेशन, उस सॉफ्ट स्किल, उस ढंग के ट्रेनिंग, देन फिर इस ढंग के घटनाएं क्यों हो रही है? टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एनेबलर। टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम हर मिनट मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा रिकवरी एजेंट हर मिनट क्या कर रहा है, किस ढंग से वो व्यवहार कर रहा है, किस ढंग से वो अप्रोच कर रहा है। सो टुडे टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट एनेबलर जी। और हम समझते हैं कि हर चीज रिकॉर्डेड होनी चाहिए ताकि इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज अकाउंटेबल, एंड इमीडिएटली आरबीआई शुड टेल द बैंक कंसर्न दैट इमीडिएटली वो फैमिली को वो कंपनसेट करे, और एज अ पेनल्टी ऑन द बैंक दे शुड क्लोज दैट लोन व्हिच इज लाइंग अनपेड। टक्कर साहब, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से। ये कुछ बिजॉन साहब के सुझाव है, लेकिन क्या मौजूदा नियम कानून पर्याप्त हैं इस समस्या से निपटने के लिए? आरबीआई को थोड़ा अब इस पे उन्होंने विवेचना तो की है, लेकिन कुछ और कड़े कानूनों के साथ आना होगा। नहीं, देखिए, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है, मैं समझता हूँ वो काफी एग्जॉस्टिव है, और उसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी जो इंस्टीट्यूशन जो लैंडिंग कर रहा है उसकी ही है। दे आर अकाउंटेबल। कुछ भी अगर रिकवरी एजेंट से कोई गलती होती है या वो अपने नॉर्म्स फॉलो नहीं करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है उसकी ही है, जिसने उसको रिकवरी एजेंट को एंगेज किया है। इसी वजह से ही महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर ही एक्शन लिया गया है। जैसा मिश्रा जी ने बताया, हाँ, और एक जरूरत है हमें टेक्नोलॉजी को यूज करने की, और जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग और क्या उसके इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, वो एक चर्चा का विषय जरूर है। उसके लिए आई थिंक जो उनकी ट्रेनिंग है या जो वो आदमी जो एंगेज किया जा रहा है उसके क्रेडेंशियल्स को और अच्छा वेरीफाई करना। एक और मुद्दा जो मिश्रा ने उठाया इंश्योरेंस का, क्योंकि इंश्योरेंस जो मिलती है वो मिलती है इन केस उसकी बोरो की डेथ हो जाती है या कुछ नेचुरल कैलामिटीज वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंश्योरेंस तो उस चीज की मिल सकती है। अभी एज सच कोई डिफॉल्ट के लिए इंश्योरेंस का कोई वो नहीं है अभी अवेलेबल सिस्टम, लेकिन बैंकों के पास या इंस्टीट्यूशन के पास जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि आदमी अपना लोन रिपे नहीं कर पाता, एक मैकेनिज्म होता है रिस्ट्रक्चरिंग का जी। उसका स्टडी करके कि क्या इशू आया, कि वो अब वो कैसे पे करेगा, उसकी फॉर्मेट कम करनी है या पीरियड बढ़ाना है, वो बैंक जरूर कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आरबीआई का ये मौजूदा कदम तो काफी सराहनीय, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया है, बैंक खुद फाइनेंस कंपनी ने भी कहा कि उनकी रिकवरी पे इंपैक्ट आएगा और काफी बड़ा अमाउंट है जिसको उन्हें रिकवर करना है, लेकिन वो शायद अब उस तरह से ना हो पाए, वो थर्ड पार्टी सहायता नहीं लेती है। लेकिन शायद ये सबक भी है कि आपको इस तरह की रिकवरी के लिए और संवेदनशील होना पड़ेगा, इसके लिए और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी रखना है, नहीं रखना है, या रखना है तो किन शर्तों पर और किन मुद्दों पर ध्यान देना होगा, ताकि इस तरह की घटनाएं जो पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर फिर सवाल लगा देती है और संवेदनशीलता की कमी को दिखाती है, दोबारा ना हो। फिलहाल क्योंकि समय समाप्त हो गया, मुद्दा और थोड़ा गहरा भी है और बातचीत की इस पे जरूरत है, जो हम वक्त वक्त पे करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।